जय हिंद, नमस्कार दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में जो सक्सेस सीरीज का जो पार्ट 1 भाग था उसके अंदर हमने क्या सीखा उसका एक बार थोड़ा हम रिव्यू कर लेते हैं, ताकि जिन लोगों ने पार्ट 1 भाग नहीं देखा है इसके लिए हम पिछले वीडियो में हमने क्या चर्चा की थी उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले वीडियो में हमने ये सीखा कि जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है, जब हमारे सामने धुंधला सा दिखाई देने लगता है, मतलब हमको आगे क्या करना है इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं होता है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, तो तब हम मोटिवेशन लेने का जुगाड़ करते हैं। मतलब हम मोटिवेट हो जाते हैं किसी न किसी प्रकार से, जैसे कोई वीडियो देख के या कोई बुक पढ़ के या कोई मोटिवेशन सेमिनार या वर्कशॉप में जाके हम मोटिवेट हो जाते हैं। उसके बाद में भी मोटिवेट होने के बाद में भी हम कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं, ऐसे कुछ गलत स्टेप उठा लेते हैं जिनकी वजह से हमें जो सफलता चाहिए थी, जो चीज़ हम करना चाहते थे उसका हमको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो उसका रिजल्ट हमें क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि हम कुछ गलत स्टेप ले रहे थे, कुछ अपने लेवल के जो स्टेप नहीं थे, मतलब बड़े बड़े स्टेप लेके हम वो काम कर रहे थे जिसकी वजह से हम असफल हो रहे थे। जब हम मोटिवेट थे तब हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बढ़ जाता था, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस के लेवल पे हम चले जाते थे। लेकिन जैसे ही उसके अंदर हमें असफलता मिल जाती थी, उसके अंदर हम सक्सेस नहीं हो पाते थे, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता था। तो ये सारी बातें हमने पार्ट 1 के वीडियो में हमने चर्चा की थी। तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप पार्ट 1 वीडियो भी देख सकते हो। तो आपको ये पार्ट 2 का जो भाग है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। पार्ट 1 के अंदर हमें बहुत सारे अच्छे कमेंट्स मिले, बहुत सारे लोगों के हमको कमेंट्स आए और बहुत सारे लोगों ने हमको सपोर्ट भी किया कि वीडियो बहुत ही अच्छा बना है, ऐसे कमेंट भी आए। तो हमारा उत्साह और भी बढ़ गया, हमारा जोश और भी बढ़ गया, क्योंकि जब आप अच्छे कमेंट्स करते हो और हमें ये बताते हो कि ये वीडियो कैसा बना, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। हमारा मोटिवेशन यही है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जब आप ये हमें कमेंट करके बताते हो तो हमको बहुत ही मोटिवेट मिलता है, हम बहुत ही इंस्पायर्ड हो जाते हैं। तो आप ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक शेयर वो भी कर लीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनकी ज़िंदगी में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बात को समझ सकें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी ये बताएं। तो दोस्तों, हम इस पार्ट 2 में क्या सीखेंगे उसके बारे में थोड़ा पहले जान लेते हैं कि जब हम ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं तब हम कुछ गलत स्टेप लेके ओवर कॉन्फिडेंस के लेवल पे हम चले जाते हैं और उसमें फिर हम असक्सेस हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लो लेवल पे चला जाता है। तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक बैलेंस में कैसे रहे, कॉन्फिडेंस लेवल को हम बैलेंस में कैसे रख सके कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी ना हो और हमारा लो कॉन्फिडेंस भी ना हो। क्योंकि सक्सेस होने के लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत ही जरूरी है। और ये आप ज़्यादा मोटिवेशन वीडियो देख के या कोई ज़्यादा बुक पढ़ के मोटिवेट तो हो सकते हो आप, लेकिन वो टेम्परेरी बेस पे मोटिवेशन होगा। ये हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी कि हमको मोटिवेट ना होके हमको इंस्पायर्ड होना है। जब हम किसी चीज से इंस्पायर्ड हो जाएंगे, चाहे वो हमारी सफलता ही क्यों नहीं हो, हमारी सफलता से ही क्यों हम इंस्पायर्ड ना हो, तो वो इंस्पायर्ड जो है वो लंबे समय तक हमारे जीवन में लंबे समय तक चलता है। अब मोटिवेशन से तो काम बनने वाला नहीं है। मोटिवेशन तो हमने जो लेना था वो ऑलरेडी पहले बहुत सारा ले चुके हैं। और मोटिवेशन से हम कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर बैठते हैं। तो हम इंस्पायर्ड कैसे रहे, रेगुलर बेस पे हम इंस्पायर्ड कैसे रहे, जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक बैलेंस में कैसे रहे। क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल बैलेंस में रहना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा नीचे हुआ तो भी तकलीफ है, ज़्यादा ऊपर हुआ तो भी तकलीफ है। तकलीफ ऊपर और नीचे रहने से ही तकलीफ होती है। बैलेंस में अगर कोई भी चीज़ बैलेंस में है, एक समान रूप से है, मतलब समानता है उसके अंदर, तो उसके अंदर तकलीफें नहीं आती। तो हम इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल को हम बैलेंस में कैसे रख पाए, उसके बारे में हम उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद में भी हमें कुछ चीजें तो दोस्तों रोकेगी। कॉन्फिडेंस लेवल लो और हाई होने का दूसरे और भी कई कारण हैं जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो कौन कौन सी चीजें हमको रोक रही है, वो भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था कि हमको
छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे। किसी भी काम की शुरुआत करेंगे तो हम एक छोटे लेवल से करेंगे, ताकि हम उसके अंदर असफल भी हो गए, मान लो 2-3 बार असफल भी हो गए, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं टूटेगा। क्योंकि छोटे छोटे काम करेंगे तो हमारी सफलताएं भी छोटी छोटी होगी और असफलता भी छोटी छोटी होगी। अगर हम किसी काम में सफल भी हो जाएंगे तो वो सफलता भी एक छोटे लेवल का होगा, और किसी काम में अगर हम असफल भी हो जाएंगे तो वो असफल भी एक छोटे लेवल की होगी। तो जब एक छोटा लेवल का असफलता हमें मिल जाएगी तो उसके अंदर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं टूटेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी काम में जब हम छोटे छोटे स्टेप ले रहे हैं और किसी काम में अगर हम असफल भी हो गए तो उसमें बेनिफिट ये है कि जो भी नुकसान होगा वो कम ही होगा, मतलब नुकसान भी छोटा ही होगा। ज़्यादा बड़े स्टेप में क्या होता है कि नुकसान भी ज़्यादा होगा। जैसे कि मैंने मेरे दोस्त का आपको एग्जाम्पल देके समझाया था कि उसने बड़े बड़े स्टेप शुरुआत में लेने चालू किए तो उसको नुकसान भी बड़ा हुआ। और वो नुकसान फाइनेंस लेवल का भी हो सकता है, मेंटल लेवल का भी हो सकता है, हेल्थ लेवल का भी हो सकता है, कोई भी नुकसान हो सकता है। जब छोटा नुकसान होता है तो हमारे अंदर सहन करने की ताकत होती है, हमारे अंदर सहन शक्ति होती है। लेकिन कोई नुकसान अगर बड़ा होता है या बड़े लेवल से हम कुछ टूट जाते हैं, हार जाते हैं, तो शायद हम उसमें वापस दोबारा खड़े नहीं हो पाते हैं। जैसे कि मैंने मेरे दोस्त का भी एग्जाम्पल दिया था कि उसने बड़ा स्टेप लेके बहुत बड़ा लेवल का बिजनेस कर दिया था। उधर से पैसे लाके शुरुआत में ही दुकान खुद की लेके उसने वो सारे बड़े बड़े स्टेप जो उसको शुरुआत में नहीं लेने चाहिए थे, तो उसको लॉस भी बड़ा हुआ। अब बड़ा लॉस होने की वजह से वापस वो दोबारा हिम्मत नहीं करेगा, वापस दोबारा से वो खड़ा नहीं हो पाएगा। इसका रीजन ये है दोस्तों कि एक टाइम पे तो वो इंसान ओवर कॉन्फिडेंस के था, मतलब उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा था तो वो ओवर कॉन्फिडेंस के लेवल में था। फिर जैसे ही वो टूट गया, वो हार गया, तो उसका कॉन्फिडेंस भी लो लेवल पे आ गया। अब वो वापस दोबारा शायद कभी खड़ा नहीं होगा। क्यों खड़ा नहीं होगा, इसके पीछे भी कुछ कारण है। वो कारण क्या है? उसके बिलीव्स, उसकी धारणाएं, उसके अंदर ऐसे कई गलत बिलीव्स है, गलत धारणाएं बनी हुई है, जिसकी वजह से हम वापस खड़े नहीं हो पाते। और ये चीज भी हमको आगे बढ़ने से रोकती है। हमारे जो बिलीव्स है, जो कुछ गलत धारणाओं पे बने हुए हैं, जो हकीकत में सच नहीं है, किसी न किसी की एक बात मानी हुई बात है जो हम लोगों ने सच मान लिया, जो पहले से ही कई टाइम से वो लोग मानते आए कि भाई ऐसा भी होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं कि भाई कोई बिल्ली रास्ता काट लेती है तो अब सुकून होता है। ये हमारे अंदर एक गलत बिलीव बन गया, एक गलत धारणाएं बन गई। ये जो बिल्ली है वो हमारा रास्ता काटेगी तो हमारे अब सुकून हो जाएगा, मतलब हमारे काम सही नहीं होंगे। ऐसा आपने कई बार सुना भी है अपने बड़े बुजुर्गों से कि बिल्ली रास्ता काटती है तो वापस आ जाओ, फिर वापस अच्छा सुकून लेके जाओ। जो सच नहीं है, सिर्फ मानी हुई बातें हैं। ऐसी चीजें, कई सारी ऐसी चीजें हमारे अंदर गलत धारणाएं बना के बैठी हुई है, जिसको हम गलत बिलीव्स, गलत धारणाएं बोलते हैं। वो आपको कहीं ना कहीं वो भी चीजें रोकेगी। जब हम बुरी तरह से टूट जाएंगे तो वापस खड़े होने की हम कोशिश करेंगे, वापस मोटिवेट होने की भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन जितने ही हम असफल होते जाते हैं उतने ही हमारे बिलीव्स स्ट्रांग होते जाते हैं। वो बिलीव्स कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर बैठे हुए हैं और वो हमको आगे बढ़ने से भी रोक रहे हैं। ऐसे कई सारे गलत बिलीव्स बने हुए हैं। बिल्ली का एग्जांपल लिया हमने। अब ऐसा किसी के साथ हुआ होगा कि कोई इंसान कोई अच्छे काम के लिए जा रहा है और उसके रास्ते में बिल्ली आई, मतलब बिल्ली ने रास्ता काटा, फिर वो काम पे गया होगा। मतलब उसका कहने का मतलब ये कि उसका काम नहीं बना, तो उसने क्या सोचा कि भाई मैं जब निकला था तो बिल्ली ने रास्ता काटा था, इसके लिए मेरा काम नहीं बना। वो कुछ भी हो सकता। तो ऐसे लोगों के अंदर धारणाएं बन गई कि जब बिल्ली रास्ता काटती है तो हमारा अपसुकून होता है, हमारा काम बनता नहीं है। तो ऐसी ही धारणाएं हमारे अंदर कई सारी बन गई है। जैसे जो भाग्य में लिखा होगा वही मिलेगा, ये भी एक गलत धारणा है। तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा, ये काम करना तेरा काम नहीं है, तूने भी कभी पहले ट्राई किया था जो सक्सेस नहीं हुआ, ये काम पैसों वालों का काम है, ये काम अपना नहीं है, ये घर घर में जाके कोई वस्तु बेचना ये हमारा काम नहीं है। ऐसे कई सारे बिलीव्स हमारे आज दिन तक, बचपन से लेके आज दिन तक हमारे अंदर बने आए हुए हैं। वो बिलीव एकदम तो नहीं टूटेंगे। अब जब कई बरसों से बिलीव बनते आए हैं
और बिलीव हमारे दिमाग के अंदर बैठे हुए हैं, तो वो कोई भी बिलीव एकदम तो कैसे टूटेगा, एकदम तो उसको दूर नहीं कर सकते ना। अब इतने सारे पुराने बिलीव्स जो अभी तक बनते आए हैं वो तो बहुत स्ट्रांग हो गए, अब वो ऐसे कैसे टूटेंगे। और उन बिलीव को भी तोड़ना तो जरूरी है, क्योंकि जब तक वो बिलीव नहीं टूटेंगे तब तक हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं बना रहेगा जो बैलेंस में बनना चाहिए था। अब जैसे किसी ने कहा कि भाई ये काम तेरा नहीं है, तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा। मैंने भी ये काम की कभी ट्राई की थी, मैं भी असफल हुआ था, जबकि मैंने तो बहुत सारी पढ़ाई की थी। आपने ऐसा कई दोस्तों से भी सुना होगा कि देख मैंने तो साइंस किया हुआ था तो भी मैंने उस काम को करने की कोशिश की थी, जब मेरे से नहीं हुआ तो तेरे से कैसे हो सकता है। मैं तो पढ़ाई में भी होशियार था, मेरे तो परसेंटेज भी ज्यादा थे, मेरे तो साइंस ली हुई थी, तू तो कॉमर्स में है, तेरे तो परसेंटेज भी ज्यादा नहीं है। जब मैं सफल नहीं हुआ तो तू कैसे सफल होगा। ऐसी बातें आपने अपने आसपास पड़ोस में अपने दोस्तों से आपने कई बार ऐसी बातें सुनी होगी। तो वो बिलीव्स हमारे दिमाग के अंदर बैठ गया कि भाई ये मेरा दोस्त नहीं कर सका तो मैं भी नहीं कर सकता। उसने कभी ट्राई की थी जो अपने काम में वो फेल हो गया, बल्कि वो तो मेरे से भी पढ़ाई ज्यादा की हुई थी, उसकी तो साइंस थी, मेरी तो कॉमर्स थी, मेरे तो उसके जितने परसेंटेज भी थे, तो भी वो अपने काम में फेल हुआ, तो मैं कैसे पास हो सकता हूँ, मैं कैसे सफल हो सकता हूँ। ये कई सारी बातें हमारे दिमाग में आती है। ऐसे बहुत सारे बिलीव्स है दोस्तों। जब कोई छोटा बच्चा होता है या अपनी ही बात करें, जब हम छोटे थे तो हम कितनी सारी हरकतें करते थे। छिपकलियां पकड़ते थे, कॉकरोच पकड़ते थे, चूहा भी पकड़ लेते थे। मतलब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कितना था, हमें कोई भी चीज का डर नहीं था। दोस्तों मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, जब हमें भगवान धरती पे भेजता है, यानी कि हमको जन्म देता है एक माँ बाप के जरिए, और भगवान हमको इस दुनिया में भेजता है, तो आप सोच सकते हो कि जब वो ऊपर वाला जब हमको इस धरती पे भेज रहा है, इस जन्म में भेज रहा है, तो क्या हमारे अंदर कुछ कमियां रखी होगी? क्या हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं भरा था? क्या हमारे अंदर कॉन्फिडेंस देके हमको नहीं भेजा है? तो क्या वो ऐसे ही हमको भेज देगा? हमारे अंदर कुछ न कुछ खूबियां है, कुछ न कुछ क्वालिटी डाल के हमको नहीं भेजेगा। आप एक नया कंप्यूटर लेने जाते हो या कोई मोबाइल लेने जाते हो, तो कंपनी वाला वो सारी चीजें उसके अंदर डाल के देता है। जो भी उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी प्रोग्रामिंग है, वो सारी चीजें उसके अंदर हमको डाल के देता है। जब हम कंपनी से कोई सामान खरीदते हैं, जैसे कि कोई मोबाइल या लैपटॉप, तो सारी चीजें उसके अंदर ओके होती है। अब ठीक है, कोई एक दो कोई डिफॉल्ट निकल जावे, कोई कंपनी से कोई खराब निकल जावे, मैन्युफैक्चरिंग से कोई खराब निकल जावे, वो एक बात अलग है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। कंपनी हमको अच्छी चीज देने की ही कोशिश करेगा, और कंपनी हमको उसके अंदर सारी चीजें डाल के ही देगा, सारे प्रोग्रामिंग डाल के ही देगा। उसी प्रकार से भगवान ने हमको जो चीज दे के भेजा है, या भगवान ने हमको क्वालिटी हमारे अंदर नहीं डाली होगी, क्या वो सारे सॉफ्टवेयर हमारे अंदर नहीं डाले होंगे, कॉन्फिडेंस के सॉफ्टवेयर हमारे अंदर नहीं डाले होंगे, अच्छे बिलीव्स डाल के भेजा होगा, सारी चीजें डाल के भेजा होगा हमको, लेकिन फिर हम उसके अंदर छेड़छाड़ी करके उस इंस्ट्रूमेंट को हम खराब कर लेते हैं। जैसे मोबाइल हमने कंपनी से नया लाया तो उसमें सब कुछ ओके होता है, फिर हम उसके अंदर कुछ छेड़छाड़ी करके उसको हम खराब कर देते हैं। उसके अंदर बिना मतलब कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, हैंग हो जाता है, या उसके अंदर वायरस आ जाते हैं, जो भी हो। उसी प्रकार से हमको भगवान ने सारी चीजें दे के भेजी हुई है, सारी चीजें परफेक्ट देके भेजी हुई है। उसके बाद में भी हम किसी न किसी प्रकार से हम उसमें छेड़छाड़ी करके उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। क्या भगवान ने हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं डाला होगा? हमको डाल के ही तो भेजा है। फिर हम हमारे परिवार से ही ये सब शुरुआत हो जाती है। जब हम कॉकरोच पकड़ने चले जाते हैं, जब छोटे थे, आप सोच एक इमेजिन करो, आप कल्पना करो कि जब आप छोटे थे तब क्या क्या हरकतें करते थे। अंगारे पकड़ लेते थे, छिपकलियां पकड़ लेते थे, चूहे पकड़ लेते थे, जो भी हाथ में आया पकड़ लेते थे। कोई भी किसी भी चीज का डर नहीं था आपको, और आपके पेरेंट्स या आपके माँ बाप आपको बोलते थे मत पकड़, अंगारा मत पकड़, जल जाएगा, कॉकरोच मत पकड़, काट लेगा। वो हमको किसी न किसी प्रकार से रोकते रहे, बल्कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस तो था। हम बिना सोचे समझे या बिना जाने हम अंगारे की तरफ बढ़ जाते थे, तो हमको किसी न किसी प्रकार से रोका गया कि तू ये मत कर, ये करेगा तो ऐसा हो जाएगा, काट लेगा, बीमार पड़ जाएगा। जब छोटा बच्चा पानी की बाल्टी उठा रहा है, उसको पता है कि मैं नहीं उठा सकता, लेकिन तो भी वो उठाने की कोशिश कर रहा है। माँ बाप उसको बोलते हैं तू नहीं उठा सकता, तेरे से नहीं उठ सकती। भले ही वो कोशिश ही कर रहा है, उसको भी पता है कि नहीं उठ सकती, लेकिन हम उसको उठाने से पहले ही हम उसको रोक रहे हैं कि ये तेरा काम नहीं है, ये तेरे से नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से हमारे कई सारे ऐसे गलत बिलीव्स बने हुए हैं जो हमको कहीं न कहीं हमारे रास्ते की
रुकावटें बनेंगी। वो कई प्रकार के बिलीव हो सकते हैं, वो आप सब जानते हो। तो उन बिलीव्स को भी तोड़ना है और हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को भी बनाए रखना है। और उसके लिए कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है दोस्तों कि वो जादू की छड़ी घुमा ली और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। वो तभी हो सकता है दोस्तों कि जब भी हम कोई काम करें, हम अपने लेवल से छोटे लेवल तक, हम जिस लेवल पे है उसी लेवल से हम करें। भले ही हमारे सपने बड़े क्यों नहीं हो, भले ही हमारे गोल बड़े क्यों नहीं हो, लेकिन शुरुआत तो हमको छोटे लेवल से ही करनी पड़ेगी। छोटे एक्शन लेके ही काम करने पड़ेंगे। मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ। जब हम शुरुआत में ही छोटे स्टेप लेके हम काम करते हैं, छोटी से छोटी चीज पे हम ध्यान देते हैं, तो शायद गलती होने की संभावना दोस्तों कम होती है। और अगर बाय चांस कुछ गलती हो भी गई और उसमें हम असफल हो भी गए या हमको कुछ थोड़ा सा नुकसान हो भी गया, तो हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी तो है कि हम उस नुकसान को सहन कर सकते हैं, उस असफलता को हम सहन कर सकते हैं। क्योंकि हमने छोटे लेवल से शुरुआत की है तो नुकसान भी छोटा ही होगा, सफलता भी छोटी ही होगी, तो उसको हम सहन कर सकते हैं। लेकिन जब कोई बड़े स्टेप लेके कोई बड़ा नुकसान होगा या कोई बड़ी असफलता होगी तो शायद हम उसमें सहन नहीं कर पाए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सक्सेस के कोई बड़े राज नहीं है दोस्तों, सक्सेस के कोई बड़े सीक्रेट नहीं है। इस भ्रम में हमको नहीं पड़ना है कि सक्सेस के कोई बड़े राज होंगे, बड़े सीक्रेट होंगे। ऐसे कोई सीक्रेट दोस्तों है ही नहीं है। सक्सेस का सीक्रेट मानो तो वो एक ही है कि आप जो अपने लेवल पे हो, जिस लेवल पे हो, उसी लेवल से आप अपने काम की शुरुआत कर दो, अपने काम को कंटिन्यूस कर दो, लगातार उसको करते रहो। अगर आप सक्सेस का सीक्रेट मानते हो तो वो यही है, किसी भी काम को लगातार उसको करते रहना, छोटे स्टेप लेके छोटे लेवल से उसको कंटिन्यूस करते रहना। यही सक्सेस का पहला, अगर आप सीक्रेट मानते हो तो यही आपको मानना पड़ेगा। और दूसरा जो सीक्रेट आप अगर मानना चाहो तो वो ये है कि कंटिन्यूस हमें अध्ययन करना पड़ेगा, कंटिन्यूस हमें सीखना पड़ेगा, कुछ न कुछ सीखते रहना पड़ेगा। हमारे बारे में सीखना पड़ेगा, हम जो काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में है, जिस एरिया में है, उसके बारे में सीखना पड़ेगा। ये दो मेन चीज ही है दोस्तों। पहली चीज कि आप कोई भी काम कर रहे हो उसको छोटे लेवल से शुरुआत करो और उसको कंटिन्यूज रखो। उसके अंदर गैप नहीं होना चाहिए, उसके अंदर आराम नहीं होना चाहिए। और साथ में दूसरी चीज है कि उसको कंटिन्यूस करते हुए उसके अंदर कुछ सीखते रहो, लगातार सीखते रहो, अपने बारे में, अपनी स्किल के बारे में, अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए, अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए, और हम जिस फील्ड में है उसके बारे में सीखते रहना चाहिए, उसकी प्रोडक्ट के बारे में, उसके सेलिंग के बारे में, उसके मार्केटिंग के बारे में। हमें दो चीज़ ही ध्यान रखनी है, जो भी हम करना चाहते हैं उसको कंटिन्यूस करें, उसके अंदर आराम ना हो, उसके अंदर गैप ना पड़े, उसको लगातार ही करते रहे। और दूसरा चीज कि हम लगातार अध्ययन करते रहे, लगातार पढ़ते रहे, मतलब लगातार सीखते रहे। और सीखना दो चीज है, एक तो आप जिस व्यवसाय में हो, जिस प्रोफेशन में हो, जिस काम में हो, उस काम के बारे में सीखना, और दूसरा अपने खुद का नॉलेज बढ़ाना, जिसे मैं आत्मज्ञान भी कहता हूँ। खुद का नॉलेज बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि आत्मज्ञान बढ़ाना, खुद के बारे में जितना हो सके उतना जानने की कोशिश करना। इन दोनों चीजों से ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा। सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो हमारा आसपास का जो माहौल है वो हमको कहीं ना कहीं हमको डीमोटिवेट करता रहेगा, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, टीवी हो, सोशल मीडिया हो, आसपास के लोग हो, समाज हो, कहीं ना कहीं से हमारे अंदर नेगेटिविटी आती रहेगी। तो इसके लिए हमको कुछ न कुछ नया सीखते रहना पड़ेगा। अब नया सीखते रहने का मतलब या पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप न्यूज़पेपर लेके बैठ जाओ, टीवी में न्यूज़ लेके बैठ जाओ, या सोशल मीडिया पे आप लेके बैठ जाओ। वो पढ़ाई नहीं है, या उसको सीखने का कोई अर्थ नहीं है। पढ़ाई का मतलब ये है कि हम अपने जीवन को कैसे सुधारें। पढ़ाई हमेशा दो प्रकार की होती है, एक होती है अपने व्यवसाय की, अपने काम धंधे की, और दूसरी होती है अपने खुद के ऊपर पढ़ाई, जिसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। तो ये चीजें दोनों साथ में होनी चाहिए, नहीं तो हमारा काम नहीं बनेगा। तो पहले पॉइंट पे हम बात करेंगे। जो दूसरा पॉइंट है कि लगातार पढ़ाई कैसे करते रहना, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जो पहला पॉइंट है कि लगातार काम कैसे करते रहना और किस किस लेवल से काम करना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं, एक स्टूडेंट का ही एग्जांपल ले लो कि एक स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहा है 10वीं या 11वीं 12वीं की जो भी क्लास है,
उसकी वो पढ़ाई कर रहा है और उसके मार्क्स कभी 50% से ऊपर कभी आए ही नहीं है। सपोज एग्जांपल कि उसके 50% से कभी उसके मार्क्स ज़्यादा आए भी नहीं है और वो उसको कोई ना कोई उसको मोटिवेट कर लेता है कि देख तेरा दोस्त 90-95 ला रहा है, या कहीं उसके पेरेंट्स उसको मोटिवेट कर लेते हैं, या कहीं ना कहीं से वो मोटिवेट होके आ जाता है और वो अपना गोल बना लेता है कि अब तो मुझे भी 90 या 95 लाने हैं। अब वो इंसान क्या करेगा, ज़्यादा मोटिवेट होके आया है तो सीधा अपना गोल उसने 90 या 95 पे रख दिया कि मुझे 95 लाने हैं, लास्ट एग्जाम में मुझे 95 लाने हैं, या जो भी 10th क्लास की एग्जाम में मुझे 95 से पास करनी है, या 12th क्लास की जो एग्जाम में मुझे 95 से पास करनी है। ये उसने गोल रखा, किसी न किसी प्रकार से वो मोटिवेट होके उसने वो गोल रख दिया। अब वो गलती क्या करेगा, वो उसको फॉलो करेगा जिसके ऑलरेडी 95 पे वो चल रहा है, मतलब 95 वो अभी वो ला रहा है, वो उसको फॉलो करेगा, क्योंकि किसी न किसी को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। वो किसी न किसी को तो अपना रोल मॉडल बनाएगा ही। हम भी अपने जीवन में रोल मॉडल बनाते हैं। कोई महात्मा गांधी जी को रोल मॉडल बना देता है, कोई स्वामी विवेकानंद जी को रोल मॉडल बना देता है, कोई अपने किसी गुरु को रोल मॉडल बना देता है। कोई न कोई अपने सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए अपने लाइफ में कोई न कोई रोल मॉडल को बनाते ही है, और जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है उनकी लाइफ में भी कोई न कोई रोल मॉडल होते ही है। अब वो उस इंसान को फॉलो करेगा, वो स्टूडेंट उस स्टूडेंट को फॉलो करेगा कि जिसके 95 आ रहे हैं उसको फॉलो करेगा। जाहिर सी बात है, उसको 95 लाने हैं तो उसी को फॉलो करेगा ना। अब वो देखेगा कि 95 लाने के लिए वो क्या क्या कर रहा है, वही चीजें वो करने लग जाता है। यही चीज यहाँ पर ही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। अब वो क्या गलती कर रहा है कि वो इंसान जो रेगुलर 95 ला रहा है, अब वो इंसान 10 से 12 घंटे रोज की पढ़ाई करता है, समझो एग्जाम्पल है 10 घंटे की पढ़ाई वो रेगुलर कर रहा है, लेकिन जो लड़का या जो स्टूडेंट कभी 50% से ऊपर नहीं आया है, वो 2 या 3 घंटे की पढ़ाई फिर दिन से ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था। अब वो क्या करेगा, वो जो 10 घंटे की जो पढ़ाई कर रहा है वो भी 10 घंटे की पढ़ाई करने का गोल बना लेगा कि भाई इसके 10 घंटे वो पढ़ाई कर रहा है इसलिए उसके इतने परसेंटेज आ रहे हैं, तो मुझे भी 10 घंटे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, तभी मेरे भी 95% आएंगे, नहीं तो मेरे भी नहीं आएंगे। इस प्रकार से वो अपना प्लानिंग या अपना गोल सेट कर लेता है। ये कहाँ गलती कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। ये सब चीजें हम जानते हैं, लेकिन तो भी हम नजरअंदाजा कर लेते हैं, उसको लेट गो कर लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। इसलिए हम उसको बारीकी से समझेंगे, क्योंकि जब हमने छोटी छोटी चीजें समझ ली तो बड़ी चीजें समझने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और वो इंसान, वो स्टूडेंट क्या करेगा, जो भी वो उस समय जो कर रहा है वही काम वो करेगा कि वो 10 घंटे पढ़ाई कर रहा है, सुबह कितने बजे उठ रहा है, रात को कितने बजे सो रहा है, किस किस टाइम कितनी पढ़ाई कर रहा है, और वो ज़्यादा मोटिवेट होके अपना गोल सेट कर लेगा, अपना टाइम टेबल सेट कर लेगा कि अब तो कल मुझे भी 4 बजे उठना है, अब मुझे भी कल से 10 घंटा रेगुलर पढ़ाई करनी है, तभी तो मेरे 95 नंबर आएंगे, नहीं तो कैसे आएंगे। ऐसे आपने कई देखे होंगे, जैसे कोई हेल्थ के बारे में मोटिवेट हो जाता है और अपना टाइम टेबल सेट कर लेता है कि अब तो मैं कल सुबह 4 बजे उठ के दौड़ना चालू कर लूँगा, या 4 बजे जिम जाना चालू कर लूँगा। ऐसे स्टूडेंट भी सबसे पहले प्लानिंग बना लेते हैं कि मैं 4 बजे उठना चालू करूँगा और 4 बजे से ही पढ़ाई करना चालू कर लूँगा, क्योंकि मुझे भी तो 10 घंटा पढ़ाई करनी है। वो इंसान 10 घंटे पढ़ाई कर रहा है इसलिए तो उसके इतने परसेंटेज आ रहे हैं, और वो जो कभी 2 घंटे भी ठीक से नहीं पढ़ा, एकदम 10 घंटे की पढ़ाई करने की वो सोच रहा है। अब क्या होगा दोस्तों, वो 2-4 दिन में ही टूट जाएगा, क्योंकि कभी उसने 2 घंटे से ज्यादा पढ़ाई की नहीं है। और जब वो एकदम 10 घंटे की पढ़ाई करने का सोच रहा है और वो कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है 2 घंटे की जगह वो 3-4 घंटे पढ़ाई कर भी लेगा। फिर उसके दिमाग में ये विचार आएगा कि छोड़ो यार, ये अपना काम नहीं है, पढ़ा ही नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। क्योंकि कोई भी इंसान कभी 2 घंटे उसने कभी काम नहीं किया, वो एकदम 10 घंटे कैसे काम कर सकता है। जिस किसी इंसान ने 20-30 किलो से ज्यादा वजन नहीं उठाया, वो एकदम कभी 100 किलो कैसे वजन उठा लेगा। और इस प्रकार से वो इंसान टूट जाता है, फिर वो उसको छोड़ देता है। वो फिर यही अपने मन को बना लेता है कि चलो ठीक है यार, अपने 50% आ रहे हैं ना, वही ठीक है, अपने को 95 या 90% नहीं लाने, छोड़ो, ये अपना काम नहीं है, ये अपने भाग्य में नहीं लिखा है, ये तो उसके भाग्य में लिखा है, इसलिए उसके 95 आ रहे हैं। भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि वो 10 घंटे की पढ़ाई कर सकता है, अपने को तो इतनी शक्ति दी ही नहीं है कि अपने 10 घंटे कभी बैठ पावे। इस प्रकार से उस स्टूडेंट के मन में सवाल आते जाते हैं और वो अपने गोल को छोड़ देता है, छोड़ो यार, अपना काम नहीं है। और ऐसे कई लोग बिजनेस में भी गलतियां करते हैं, पढ़ाई में भी गलतियां करते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलतियां करते हैं। अब उसकी जगह उस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए वो हम सीखेंगे। अब उसको
छोटे छोटे गोल बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे स्टेप से मतलब चालू करना पड़ेगा। अब उसकी जगह उसको क्या करना पड़ेगा, जो कभी वो 2 घंटे से ज़्यादा कभी उसने पढ़ाई की नहीं है और वो जब एकदम 10 घंटे की पढ़ाई करने की कोशिश करता है तो वो 4 घंटे के ऊपर ही अपना काम छोड़ देता है, वो पढ़ाई करना ही छोड़ देता है। तो उसकी जगह उसको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले उसको अपना गोल छोटे लेवल पे सेट करना चाहिए। जैसे उसको भाई कभी उसने 50% से ऊपर कभी उसका रिजल्ट आया नहीं है तो उसको 60% का एक सेट करना चाहिए। बड़ा गोल तो उसको ध्यान में रखना ही है कि मुझे 90 या 95% लाने हैं, वो तो उसको ध्यान में रखना ही है, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए उसको 60% का गोल सेट करना चाहिए। और उसको टाइम भी उसके हिसाब से ही उसको सेट करना पड़ेगा पढ़ाई का, कि भाई मैं अभी तक 2 घंटे की पढ़ाई कर रहा था तो मेरे 50% का रिजल्ट आ रहा है, तो मुझे अब 60% का गोल सेट करना है और उसके लिए मुझे 3 या 4 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी फर्स्ट एग्जाम में, कि भाई अभी जो फर्स्ट एग्जाम आएगी उसमें मैं 60% लाऊंगा। उस प्रकार से उसको गोल सेट करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि वो 60% ना भी आए और 55 या 58 के आसपास आए तो भी बहुत उसके लिए बहुत अच्छी बात है और उसका कॉन्फिडेंस टूटेगा नहीं। जब हम छोटे छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं तब हमारे कॉन्फिडेंस बना रहता है, हम कॉन्फिडेंस लो लेवल पे नहीं चला जाता। तो इसके लिए उसको 2 घंटे की जगह 3-4 घंटे की पढ़ाई का टाइम टेबल सेट करना चाहिए कि भाई मैं पहली एग्ज़ाम में 60% लाऊंगा, फिर दूसरी एग्ज़ाम में उसको दूसरा गोल सेट करना चाहिए कि भाई मैं अभी 70% लाऊंगा, फिर तीसरी एग्ज़ाम में उसको 80% का गोल सेट करना चाहिए और फिर एंड जो रिजल्ट है मतलब जो एंड एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम है, उसमें मैं 90 या 95 लाऊंगा। तो वो 2 घंटे से 10 घंटे तक पहुंच सकता है, क्योंकि हमारा शरीर एकदम 10 घंटे की पढ़ाई के लिए रेडी नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे बिलीव भी तो हमारे अंदर बने हुए हैं, इतने सालों के बिलीव भी है, वो कैसे टूटेंगे? एकदम थोड़ी टूटेंगे। वो बिलीव्स भी तो धीरे धीरे काम करने से, थोड़े थोड़े स्टेप से काम करने से, छोटे छोटे स्टेप से काम करने से वो बिलीव धीरे धीरे टूटेंगे। कि जो मेरे लिए जो बिलीव्स बने थे कि मैं नहीं कर सकता या मेरे से नहीं हो सकता, जब वो 60% का गोल सेट करता है और उसके लिए वो 4 घंटे की पढ़ाई कोई बड़ी बात नहीं है, 2 घंटे की जगह अगर वो 3-4 घंटे की पढ़ाई कर सकता है, तो जब उसके 60% के आसपास रिजल्ट आएगा तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। अगर 60% नहीं भी आएगा, थोड़ा कम भी आएगा, 55 से ऊपर ही आएगा तो भी उसका कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि चलो कभी हमने 5 का आंकड़ा पार नहीं किया, आज 55 तो आए हैं, कल 60 भी आ जाएंगे, 65 भी आ जाएंगे, तो उसके अंदर जो बिलीव था, गलत बिलीव, वो टूट जाएगा। जो हमारे अंदर बने हुए हैं वो भी ऐसे ही टूटते हैं, वो इसी प्रकार से टूटते हैं। बिलीव्स खाली सोचने से या खाली मोटिवेट होने से या खाली पढ़ाई करने से बिलीव नहीं टूटते। जब आप कंटिन्यूस काम करते रहोगे एक स्टेप के साथ में, तो आपके बिलीव्स भी ऑटोमेटिकली टूटने चालू हो जाएंगे। जो गलत बिलीव बने हुए हैं वो अपने आप ही टूट जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक लेवल तक बना रहेगा। फिर उसमें अगर रिजल्ट में थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा तो उस इंसान को दिक्कत नहीं आएगी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो नहीं होगा। फिर जब वो 60% तक पहुंच जाएगा तो वो सेकंड एग्जाम में, आगे की जो नेक्स्ट एग्जाम है, उसमें वो 70 का गोल रख सकता है कि भाई अब मेरे को 70 लाने के लिए मेरे को 5 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो 1-1 घंटा बढ़ा सकता है, एकदम 10 घंटे नहीं बढ़ा सकता हूँ। और अगर एकदम 10 घंटे की पढ़ाई कर भी ली उसने तो 2-4 दिन तक वो टिका रहेगा उस पर। उसके बाद वो वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा कि छोड़ो भाई, उसको ये अपना काम नहीं है, अपने से नहीं होगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हजारों लाखों में जो अपने गोल के ऊपर टिके रहते हैं कि भाई मुझे 10 घंटे पढ़ाई करनी है। हजारों लाखों में कोई 1-2 बच्चे ऐसे निकल जाते हैं जो 2 घंटे से 10 घंटे पे आ जाते हैं, उनकी बात अलग है, वो ऐसे कुछ होते हैं। लेकिन नॉर्मल और एवरेज स्टूडेंट ऐसा नहीं कर पाएगा। उसके लिए तो 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे, 4 से 5 घंटे, 5 से 6 घंटे, और इसी प्रकार से वो धीरे धीरे 10 घंटे तक वो पढ़ाई कर सकता है। तो 10 घंटे की पढ़ाई करेगा अच्छी तरह से तो वो उसके जो एंड गोल है 90 या 95% उस तक वो पहुंच जाएगा। यही छोटे छोटे स्टेप उठाने का दोस्तों फायदा है। एकदम बड़े स्टेप उठा के किसी का कोई फायदा अभी तक नहीं हुआ है और न ही होगा। आप चाहे कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप कोई नौकरी करते हो, चाहे आप कोई बिजनेस करते हो, उसमें छोटे छोटे स्टेप से ही आगे हम बढ़ते हैं। अगर कोई नौकरी 10,000 की कर रहा है तो धीरे धीरे उसकी 15,000 भी होंगे,
धीरे धीरे 20,000 भी होगा, 30,000, 50,000, जो भी वो चाहता है वो धीरे धीरे बढ़ सकता है। बिजनेस में भी वो उसके गोल करोड़ों के है तो वो भी इंसान अपने छोटे छोटे स्टेप तक पार करके उस करोड़ों तक पहुंच सकता है। पहले छोटे स्टेप बनाने पड़ेंगे कि भाई मैं अभी तक 5 लाख का काम कर रहा था, 10 लाख का गोल सेट करना पड़ेगा उसको, फिर 20 लाख का, फिर 30 लाख का, धीरे धीरे उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर उसमें वो असफल हो भी गया तो वो टूटेगा नहीं, वो बिखरेगा नहीं, वो वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बना रहता है। एक बैलेंस में उसका कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा तो वो छोटे छोटे स्टेप पार करके आगे बढ़ सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको लास्ट वीडियो में, तो बिजनेस का मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि सपोज आप कोई बिजनेस करना चाहते हो और आपके पास इतना कैपिटल भी नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है कि जिससे कि आप एक बड़े लेवल का बिजनेस कर सको। तो शुरुआत हमको हो सके तो घर से ही करनी चाहिए। अगर कहीं दुकान मिल जावे तो बढ़िया है, नहीं तो उसके लिए शुरुआत में खर्चे तो करने ही नहीं चाहिए। आप छोटे लेवल से आप घर से ही शुरुआत कर सकते हो। फिर उसमें से जो जो आप कमाना चालू करते हो, प्रॉफिट आपके अंदर आता है, तो फिर आप कहीं एक ऑफिस रेंट पे आप ले सकते हो। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप खुद की भी ले सकते हो। तो अपने बिजनेस में भी आप सक्सेस हो पाओगे। फिर उस बिजनेस में भी कई तकलीफें आएगी, उसके लिए उस बिजनेस के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा आपको और खुद के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। दोनों चीज आपको कंटिन्यूज रखनी पड़ेगी, पढ़ाई और लगातार काम, लगातार काम और लगातार पढ़ाई। और पढ़ाई दोनों फील्ड में करनी पड़ेगी। आप जिस प्रोफेशन में हो, जिस बिजनेस में हो, उसकी भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उनके प्रोडक्ट के बारे में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और नया नया सीखना पड़ेगा आपको, सेलिंग के बारे में सीखना पड़ेगा, अपनी सेलिंग स्किल है वो भी बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्ट के बारे में हमको जानना पड़ेगा, मार्केटिंग के बारे में जानना पड़ेगा। वो धीरे धीरे जब आप उसके अंदर घुसोगे तो वो सारे रास्ते आपको अपने आप मिलेंगे। क्योंकि जब हम कोई भी काम की शुरुआत नहीं करते हैं तो हमारे अंदर कई सारे ऐसे प्रश्न आते हैं। वो प्रश्न क्या होते हैं कि यार ऑलरेडी बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, उनके सामने अपने कैसे टिक पाएंगे, या उनके सामने हम बिजनेस कैसे कर पाएंगे। जैसे आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, सपोज आप टेक्सटाइल मार्केट में ही एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैं टेक्सटाइल मार्केट से मैं रिलेटेड हूँ, तो मैं टेक्सटाइल मार्केट का ही आपको एग्जांपल दूँ। जैसे आपका इंटरेस्ट है कि भाई मैं टेक्सटाइल मार्केट में कोई होलसेल का बिजनेस करूँ या जो भी रिटेल का बिजनेस करूँ, तब आप देखेंगे कि उसमें ऑलरेडी पहले से ही बड़े बड़े बिजनेसमैन ऑलरेडी पहले से ही उसमें हैं। और उनको देखोगे तो आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर आएगा कि यार ये इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, इतना उनके पास पैसा है, तो उनके सामने मैं कैसे टिक पाऊंगा, इनके सामने मैं कैसे कम्पीट कर पाऊंगा। ये सारे सवाल भी आपके अंदर आएंगे ही, जरूर आएंगे। क्योंकि जब तक हम किसी बिजनेस में घुसते नहीं है या किसी काम की हम शुरुआत नहीं करते हैं, तब तक हमको ऐसा लगता है कि ये सब काम इजी है। लेकिन जैसे ही हम घुसते हैं तब हमको सारे उसके अंदर के जो भी तकलीफें है या जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमको देखने को मिलती है। कंपटीशन नजर आएगा, और कंपटीशन हर बिजनेस में होता है दोस्तों। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें कंपटीशन नहीं होता है। जब उस बिजनेस में घुसेंगे तब आपको वो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज लगेगी, बहुत बड़ा आपको वो एरिया लगेगा कि यार ये तो बहुत बड़ा एरिया है, उसमें तो ऑलरेडी पहले से इतने बड़े बड़े हाथी बैठे हुए हैं, हम उस बिजनेस को कैसे कर पाएंगे। ये सारे सवाल आपके अंदर आएंगे ही। लेकिन हमको ये चीज देखनी है कि जो भी बड़े लेवल पे आज है, जो बड़े लेवल पे आज बिजनेस कर रहा है, वो भी एक शुरुआत में तो जो आज हम करने वाले हैं या जो हम कर रहे हैं वही कर रहे थे। तो हमें इस बात से डरना नहीं है कि क्या होगा हम उस फील्ड में जाएंगे तो हम उनके सामने कैसे टिक पाएंगे। ये मेरे सामने भी चुनौतियां थी, मेरे सामने भी कई सारे सवाल आए थे। नया नया बिजनेस किया था तो पहले तो इतना आइडिया नहीं था कि इसमें इतना कंपटीशन होगा कि नहीं होगा, कि वो सब इतना आइडिया नहीं था। उसका नॉलेज लिया, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने को दिखने लगे कि उनके सामने मैं कैसे बिजनेस करूंगा, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है, उनके पास तो बहुत सारा पैसा है, मैं कस्टमर को माल कैसे बेचूंगा। ये सारे सवाल आपके अंदर आएंगे ही, तो उनसे हमें डरना नहीं है। हमें एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जितना हो सके उतना हम छोटे लेवल से करें, न कि बड़े लेवल पे जाए। जब हम छोटे छोटे लेवल से करेंगे तो बड़े लेवल पर भी पहुंच सकते हैं। जैसे कोई इंसान है, जैसे मेरा ये एग्जांपल लूँ आपको मैं, जब मैंने काम स्टार्ट किया तो उसके अंदर बड़े बड़े कॉम्पिटिटर पहले से ही बैठे हुए थे जो बड़ी बड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स बना रहे थे और बेच रहे थे। तो हमको पहले शुरुआत में छोटे छोटे प्रोडक्ट्स ही बनाओ आप। जैसे कि आपका कॉम्पिटिटर है वो लाखों में खेल रहा है, मतलब कई क्वांटिटी लाखों पीस बना रहा है, कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है
लाखों की क्वांटिटी में बना रहा है, मार्केट में बेच रहा है। अब मार्केट भी सेम ही होगा, आपका कॉम्पिटिटर है तो सेम ही होगा, कस्टमर भी सेम होंगे, तो कोई भी कस्टमर आपके पास क्यों आएगा? कस्टमर तो उसी के पास जाएगा जिसके पास क्वांटिटी है, जिसका रेट भी सही है, पहले तो उसके पास जाएगा, आपके पास क्यों आएगा? क्योंकि आपने तो नया नया बिजनेस किया, आपको तो उसका इतना आइडिया भी नहीं है, आपके पास इतना क्वांटिटी स्टॉक भी नहीं है, प्रोडक्ट का रेट भी आपका हो सकता है ज़्यादा होगा, तो कोई भी कस्टमर आपके पास ऐसे कैसे आएगा? वो तो नहीं आएगा। तो उसमें भी आप डगमगा जाओगे, उसमें भी आप मतलब वो चीज़ भी आपको परेशान करेगी कि मैं कैसे बेचूं, उस कंपटीशन मार्केट में अपनी प्रोडक्ट कैसे बेचूं। तो सबसे पहले आपको जितना हो सके उतना अपने जो भी कैपिटल है, अपने फाइनेंस के हिसाब से आप जो भी चीज़ है प्रोडक्ट्स बनाना चालू करो। दूसरी चीज़ कस्टमर की बात है, तो कस्टमर सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट देख के तो आएगा ही आएगा, लेकिन प्रोडक्ट देखने से पहले वो आपको देखेगा कि आपके अंदर कितना दम है। कस्टमर को दो चीज से मतलब है, एक तो प्रोडक्ट से और एक जो प्रोडक्ट बेच रहा है उससे। अगर आपकी प्रोडक्ट में दम है और कस्टमर को ऐसा लगता है कि ये छोटा व्यापारी है, इसने अभी भी बिजनेस चालू किया है, तो उसकी प्रोडक्ट में कैसे दम होगा या उसके रेट में कैसे दम होगा, उसके ऊपर फेथ कैसे करे, उसके ऊपर विश्वास कैसे करे, ये सारे प्रश्न बने रहेंगे। वहां पे आपको अपने आप को पावरफुल बनाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले आपकी दुकान में आपका कस्टमर आता है तो पहले आपकी प्रोडक्ट नहीं देखता है, पहले आपको देखता है, आपकी पर्सनालिटीज को देखता है, आप कितने मजबूत हो, कस्टमर वो चीज देखेगा पहले। इन चीजों से घबराना नहीं है। बहुत पुराना है, उसके पास पैसे भी बहुत है, प्रोडक्ट की उसकी कॉस्टिंग भी कम आती है, प्रोडक्ट भी कम रेट में बेच रहा है, आपने अभी नया नया शुरुआत किया है, तो आपके प्रोडक्ट की हो सकता है कॉस्टिंग भी ज़्यादा आएगी। तो जब ज़्यादा कॉस्टिंग आएगी तो कस्टमर आपका कैसे लेगा? आप भले कितने भी पावरफुल होंगे या आपकी पर्सनालिटी कितनी भी अच्छी होगी, तो भी कस्टमर तो रेट तो देखेगा ही। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, इस कंपटीशन की दुनिया से बाहर निकलने के लिए एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपको किसी से कंपटीशन करना ही नहीं है। चाहे आपका सामने वाला कंपटीटर आपसे कंपटीशन कर रहा है तो भले कर रहा है, लेकिन हमको उससे कंपटीशन नहीं करना है, क्योंकि आप कंपटीशन की दुनिया में फंस गए तो शायद आप अपनी प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगे। कंपटीशन करने लग गए कि कहीं मैं उससे 5 रुपए कम बेचूं, तो कल आपसे भी 5 रुपए कम आपका कंपटीशन वाला बेचना चालू कर लेगा, जो उसके पास ताकत है। फिर आप 5 रुपए और कम करोगे, आपका कंपटीशन वाला 10 रुपए कम करने की उसके पास ताकत है, और उसमें आप टिक नहीं पाओगे। आपने नया नया बिजनेस किया है, न तो आपके पास इतना फाइनेंस है, ना आपके पास इतना कैपिटल है, ना आपके पास इतना मार्केट है, ना आपका इतना एक्सपीरियंस है, ना आपके पास इतने कस्टमर है। तो उस कंपटीटर से आप कैसे बच के रहना है, वो हम थोड़ा थोड़ा ऊपर से आज उसकी चर्चा करेंगे। पहले तो कंपटीशन क्या होता है और कंपटीटर कौन होता है। कंपटीशन हर फील्ड में होता है, हर क्षेत्र में होता है, और हर क्षेत्र में कंपटीटर भी हर किसी न किसी का होता ही है। टेक्सटाइल के बिजनेस में हो, और उस टेक्सटाइल के बिजनेस में आप कौन सी प्रोडक्ट बना रहे हो, तो वो उस क्षेत्र का कंपटीशन हो गया। कि भाई मैं एग्जाम्पल के तौर पे शर्ट बना रहा हूँ, जेंट्स के शर्ट बना रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल है, तो जेंट्स के शर्ट में ऑलरेडी पहले से ही कंपटीशन है। अब आपका कंपटीटर कौन हुआ, आपका प्रतियोगिता कौन हुआ, कि वो इंसान कि दोनों का जो मार्केट पहले से है, जो सेलिंग का जो एरिया है वो दोनों का सेम है। वो हो सकता है लोकेशन हुआ कि आप भी जिस लोकेशन में सेल कर रहे हो, आपका कंपटीटर भी उसी लोकेशन में सेल कर रहा है। आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वही प्रोडक्ट्स आपके आसपास पड़ोस वाला या आमने सामने वाला बेच रहा है, उसी लोकेशन में बेच रहा है, वही प्रोडक्ट बेच रहा है, और उसी कस्टमर को बेच रहा है जो हमारे कस्टमर है, और उसके कस्टमर सेम है। तो वो आपका कंपटीटर हो गया, वो आपका प्रतियोगिता हो गया, और उसी से आप कंपटीशन करोगे, किसी और से तो करोगे ही नहीं। जब किसी इंसान का लोकेशन ही दूसरा है और प्रोडक्ट ही दूसरी है, तो उससे तो आपका कंपटीशन का कोई सवाल ही नहीं है। कंपटीशन तो उसी से होगा जिसका लोकेशन सेम है, सेलिंग का, माल बेचने का, प्रोडक्ट बेचने का, और कस्टमर सेम है। या हो भी सकता है कुछ कस्टमर सेम ना हो, लेकिन लोकेशन सेम है और प्रोडक्ट भी सेम ही है, तो वो आपका कंपटीशन एरिया हुआ, कंपटीटर हुआ। अब कंपटीटर से आपको कैसे बचना है वो हम थोड़ा सा ऊपर से सीखेंगे। फिर उसका मैं एक डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा कि कंपटीशन से कैसे बाहर निकलना है, वो मैं अलग से ही उसका एक वीडियो बनाऊंगा। अभी तो हम शुरुआती लेवल से हम सीख रहे हैं कि शुरुआत कैसे करनी है। तो कंपटीशन के ऊपर अलग से वीडियो बहुत ही जल्दी बनेगा। तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन है, इसका इन्फॉर्मेशन आपको
मिल जाएगी। तो मैं सबसे बेसिक बात बता लूँ आपको कि कंपटीशन से कैसे बचना है, क्योंकि आप माल सस्ता बेच के तो आप उस कंपटीशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आज आपने अगर कोई प्रोडक्ट सस्ती बेची तो आपका कॉम्पिटिटर भी इतना कमजोर नहीं है कि वो सस्ता नहीं बेच सकता है। उसके अंदर भी ताकत है कि वो आपसे भी 5-10 रुपया सस्ता बेच सकता है, तो कस्टमर उसी के पास चला जाएगा। तो हमें इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है। सबसे बड़ी चीज मैं आपको ये बताऊं कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो वो मार्केट से या आपका कंपटीटर है उससे आप 21 बनाओ, 19 नहीं। ये 19-21 का जो चक्र है ना, ये आपको फॉर्मूला समझना पड़ेगा कि जो आपका कंपटीटर या जो मार्केट है जो प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट भले वही बनाओ, कोई नया प्रोडक्ट तो और होगा ही नहीं, जो मार्केट में बिक रहा है वही चीज बनानी पड़ेगी, लेकिन उसके अंदर की जो क्वालिटी और फिनिशिंग है वो मार्केट से हटके करो। प्रोडक्ट को आप जितना अच्छा बनाने की कोशिश करते हो उतना अच्छा बनाओ। ये बिजनेस का फर्स्ट लेसन है। बिजनेस में सक्सेस होने का सबसे पहला फर्स्ट लेसन यही है, किसी से कंपटीशन नहीं करना है। हाँ, आपको अगर कंपटीशन करने का शौक है तो आप जब बहुत पैसे कमा लो, बहुत बड़ा बिजनेस हो जावे और आप फिर जिससे कंपटीशन करना चाहते हो, सस्ता बेचना चाहते हो, तो वो बात अलग है। लेकिन शुरुआत में आप सस्ता बेच के आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आप जब कई बिजनेस के या कंपटीटर के ऊपर आप ऐसे कई वीडियो देखते हो तो आपको वहां सिखाया जाता है मोनोपोली क्रिएट करो, ऐसी प्रोडक्ट बनाओ कि कोई कॉपी ना कर पाए। दोस्तों, ये बहुत कम संभव है। ठीक है, मोनोपोली क्रिएट करना एक शुरुआती इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल है, और ऐसी प्रोडक्ट बनाना जो कोई और न बना सके, ये शुरुआती इंसान के लिए मुश्किल है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि शुरुआती नहीं, जो पुराना से पुराना इंसान भी होगा बिजनेस में, तो वो भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं बना सकता कि जिसकी मार्केट में कॉपी ना हो। ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है जो मार्केट में कॉपी नहीं हो सकती। आप कुछ नया लेके आओगे तो आपका तो वो प्रोडक्शन में ही होगा, उससे पहले ही मार्केट में कॉपी हो जाएगा। तो ये चक्कर में भी हमको नहीं पड़ना है शुरुआत में कि मैं ऐसा दिमाग लगाऊं, मैं ऐसी प्रोडक्ट बनाऊं कि मार्केट में कोई और ना बना सके। ये चक्कर में भी नहीं पड़ना है हमको, क्योंकि ऐसी कोई प्रोडक्ट है ही नहीं है जो मार्केट में कोई और नहीं बना सकता। मतलब अपने से भी बड़े बड़े धुरंधर लोग बैठे हुए हैं। अपने अकेले ही नहीं है इस मार्केट में या इस दुनिया में, हम अकेले ही नहीं है कि जो चीज हम कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। सब कुछ कर सकते हैं। तो ये चक्कर में भी नहीं रहना है, सस्ते बेचने के चक्कर में भी नहीं रहना है। आपको जितना हो सके उतना मार्केट से जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं, जो मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, उससे थोड़ा जो अपनी प्रोडक्ट है उसको अच्छा करो, उसकी क्वालिटी में, उसकी फिनिशिंग में सुधार लाओ। क्योंकि आपको पता ही है कि 80% मार्केट में वही चीज बनती है जो पूरे मार्केट में बनती है, और सस्ती आइटम लगभग 80% लोग बनाते हैं। ये मैंने देखा, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि 80% मार्केट में सस्ती चीजें ही बिकती है। कंपटीशन भयंकर होता है और उसमें ही आप शुरुआत में उसमें उलझ जाओगे, उस भीड़ में शामिल हो जाओगे, तो आप मार्केट का मुकाबला कैसे कर पाओगे। जो पहले से ही 80% लोग शामिल है वही प्रोडक्ट बनाने के लिए, सपोज कोई भी प्रोडक्ट है वो पूरा गांव बना रहा है, 80% व्यापारी बना रहे हैं, और आप वही चीज बना रहे हो जो पूरा गांव बना रहा है, वही रेट में आप बेचने की कोशिश कर रहे हो जो पूरा गांव बेचने की कोशिश कर रहा है, तो फिर आपकी प्रोडक्ट खरीदेगा कौन। कुछ नई प्रोडक्ट तो आप बना नहीं सकते, क्योंकि आपकी शुरुआत में इतनी क्रिएटिविटी नहीं है कि आप कुछ ऐसा नया लाओगे और कस्टमर आपके पास आ जाएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अगर आपने सपोज कर भी लिया, कुछ ऐसी नई प्रोडक्ट लाई जो मार्केट में नहीं है, तो उसको कॉपी होने में देर नहीं लगेगी, वो तुरंत ही कॉपी हो जाएगी। कि आपने देखा ही होगा कि कोई भी बड़ा फोन, जैसे एप्पल का फोन आ गया, तो चाइना वाले उसको कॉपी कर ही लेते हैं। जो लाख रुपए की वस्तु है वो कॉपी होके 10,000 पे आ ही जाएगी। तो मान लो आपने मार्केट में कोई नई प्रोडक्ट लाई, सपोज 200 रुपए की लाई आपने प्रोडक्ट नहीं, तो मार्केट में वो 100 रुपए में आ ही जाएगी। कि आप जो भी मार्केट में जो प्रोडक्ट बन रही है उससे अच्छी फिनिशिंग में, अच्छी पैकिंग में, अच्छी क्वालिटी में उसको आप सेट करो। उस भीड़ से अलग होने का एक ही रास्ता है कि जो पूरा गांव कर रहा है उससे कुछ थोड़ा सा डिफरेंस करो। जो 20% लोग कर रहे हैं, 80% की भीड़ में हमको शामिल नहीं होना है, हमको 20% की भीड़ में शामिल होना है। दुनिया वही करती है जो जिस चीज का ट्रेंड होता है या जिस चीज का ज्यादा स्कोप होता है या जो चीज मार्केट में ज्यादा चलती है। आपने कई बार ऐसा कहते हुए सुना होगा कि यार ये बिजनेस या ये मार्केट तो इतने 1000 करोड़ का है, ये मार्केट तो बहुत बड़ा है,
इसका स्कोप ज़्यादा है, तो आपको पता है वहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा होती है। जहाँ पे जितना मार्केट बड़ा होता है, जितने हजारों करोड़ का ज़्यादा होता है, वहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा होती है। तो हमको इस चक्कर में नहीं पड़ना है, ज़्यादा भीड़ में नहीं घुसना है। हमारी प्रोडक्ट कुछ अलग नहीं हो सकती शुरुआत में। हाँ ठीक है, बाद में आप पैसे कमा के कुछ अलग करो, वो बात अलग है, लेकिन शुरुआत में तो आपको वही चीजें बनानी पड़ेगी जो मार्केट में बन रही है, और उसके लिए इतना पैसा भी नहीं है आपके पास कि कुछ आप डिफरेंट चीज बना लो। तो आप क्या कर सकते हो, जितना हो सके उतना आप फिनिशिंग वाली चीज बनाओ, पैकिंग वगैरह अच्छी हो, ब्रांडेड हो, अपना एक ब्रांड क्रिएट कर दो, ब्रांड नेम क्रिएट कर दो आपका, उसको रजिस्टर करवा दो, TM करवा दो उसको, फिर TM से रजिस्टर हो जाएगा। क्योंकि कोई भी बिजनेस में अपनी एक ब्रांड होना जरूरी है। आपको लोग उस ब्रांड से पहचाने, फिर आप उसमें जितना हो सकता है उसमें आप फिनिशिंग देने की कोशिश करो। भले ही उसमें 5-10 रुपया कॉस्टिंग ज़्यादा भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कंपटीटर आपसे 5-10 रुपया सस्ता बेच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उससे 5 रुपया ज़्यादा बेच रहे हो या उसके ही रेट में आप बेच रहे हो, तो आप कस्टमर को समझा सकते हो। आप कस्टमर को ये बोल सकते हो कि देखो, हमारी जो फिनिशिंग है, जो हमारी क्वालिटी है, वो कुछ बाजार से हटके है। इस प्रकार से आप उसको कस्टमर को समझा सकते हो। दूसरी चीज है कस्टमर से रिलेशनशिप। ये मेन चीज है। प्रोडक्ट में तो आप धीरे धीरे डेवलपमेंट कर लोगे और धीरे धीरे आप पैसा कमाना चालू करोगे, तो प्रोडक्ट तो आप अच्छे से अच्छी बनाना चालू कर लोगे और भी नई नई प्रोडक्ट्स बना लोगे। लेकिन जो दूसरा जो पॉइंट है वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कस्टमर से रिलेशनशिप, जिसमें सर्विस भी आ जाता है, और यही लोग ज्यादा गलती करते हैं। और ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अगले पार्ट में देखेंगे कि कस्टमर से किस प्रकार से रिलेशन डेवलप करने का, कस्टमर को किस प्रकार से सर्विस देने की, क्योंकि वो ही बिजनेस में सबसे ज्यादा आपको अलग बनाएगी, आपको दूसरे लोगों से हटके बनाएगी। उसी में आपको, तभी आप उसमें टिके रहोगे। तो ये जो कस्टमर के साथ कैसा रिलेशन बनाने का है वो हम अगले पार्ट में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।